हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग सब बहुत बढ़िया हैं एंड यू आर स्टडिंग रियली हार्ड फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन. आई एम समीक्षा सेठिया एंड in this video, as you can see, we are going to discuss the RTP for May 2021 examination for your CA Intermediate Economics for Finance part. As you all know that solving and referring to the RTPs, to the past papers, to the mock test papers of the institute is very important before you appear for your examination, so that you can get a hang on the type of questions that are going to be asked in the examination, the type of questions which may be asked in the examination, and whether as per your preparation you are able to solve these questions or not. Okay, ऑलरेडी हमने पिछले टर्म्स के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, ठीक है, पास्ट पेपर्स, फॉर एग्जांपल नवंबर 20, जनवरी 21, उसके पहले के भी एग्जाम पेपर्स, एंड ऑल्सो आरटीपी फॉर नवंबर 20, मे November 19 examination. We have already uploaded all the videos. You can go and watch them just in case if you haven't. Even for auditing and assurance, हमने पास्ट पेपर एनालिसिस, RTP एनालिसिस सब कुछ अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है, सो दैट स्टूडेंट्स डू नॉट मिस आउट ऑन दीज बिफोर दे गिव देयर एग्जामिनेशन. ये वीडियो उन स्टूडेंट्स को देखनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनके एग्जामिनेशन May 21 में है. तो अगर आपने हमसे इकोनॉमिक्स पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, दैट डजेंट मैटर, यू कैन स्टिल वॉच दिस वीडियो and update yourself with the type of questions that have been asked. And even students who are going to give examinations in the upcoming exams, November 21 में अगर आपका ड्यू है, अगर आपका May 2022 में एग्जाम ड्यू है, तो भी आपको ये वीडियो ज़रूर से देखना चाहिए, बिकॉज पहले के कुछ टर्म्स के RTPs भी आपके लिए जो है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. एंड इफ़ यू आर गिविंग एग्जामिनेशंस in the future attempts, still you should watch this video and assess क्या आपके प्रेपरेशन से आप इन क्वेश्चंस को आंसर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे. जस्ट इन केस अगर आप बाद के टर्म्स में एग्जाम दे रहे हैं, आई वुड फर्स्ट सजेस्ट दैट यू कंप्लीट योर प्रेपरेशन एंड देन यू कैन वॉच दिस वीडियो. ओके, सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट. बिफोर स्टार्टिंग एक छोटी सी बात मुझे कहनी है. अगर आपको लग रहा है कि मेरे चैनल के कंटेंट से हम आपको वैल्यू प्रोवाइड कर पा रहे हैं, हम आपके प्रेपरेशन में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, आपको हेल्प हो रही है, तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड हिट द लाइक बटन इफ़ यू लाइक द कंटेंट एंड ऑल्सो शेयर विथ ऑल योर फ्रेंड्स. ठीक है, इसी के साथ हम शुरू करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन जो है RTP, इस बार मैंने जो एनालिसिस किया काफ़ी सिंपल है, बट येस देर आर अ फ्यू questions which are different from what you may have studied. Okay, so let's start. The nominal and real GDP of a country. So nominal and real GDP of a country in a particular year are rupees 3,000 crores and rupees 4,700 crores respectively. Calculate GDP deflator. You have to calculate GDP deflator and then you have to comment on the level of prices of the year in comparison with the base year. So guys, as you know that institute has released new study material for your May 21 exams. तो नए स्टडी मटेरियल में उन्होंने कुछ टॉपिक्स हर चैप्टर में, ऑलमोस्ट इन एवरी चैप्टर, कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स, कहीं पे क्लैरिफिकेशंस उन्होंने ऐड की है. तो ये जीडीपी डिफ्लेटर का टॉपिक इट माइट बी सो कि आपने पहले नहीं पढ़ा, बिकॉज दिस इज अ न्यू इंट्रोडक्शन इन द न्यू स्टडी मटेरियल. नो वरीज, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. आई एम देयर विथ यू ऑल. हम RTP का एनालिसिस अभी करेंगे, उसके बाद आई विल ऑल्सो अपलोड लॉट ऑफ वीडियोज ऑन व्हाट आर द चेंजेस, व्हाट आर द न्यू कॉन्सेप्ट्स दैट हैव बीन एडेड इन द न्यू स्टडी मटेरियल. तो अगर आपने हमसे क्लास ली है तो भी आप अपने आप को अपडेट करेंगे विद द न्यू कॉन्सेप्ट्स, जो हम लेट्स अपडेट इकोनॉमिक्स की सीरीज लेके आएंगे. इवन इफ यू हैवंट टेकन क्लासेस विद अस, अगर आपने स्टडी मटेरियल से खुद से पढ़ा एंड इफ यू वांट टू अपडेट योरसेल्फ, आप उस सीरीज को बिल्कुल भी ना मिस करिएगा. अभी हम फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं. गाइस, जीडीपी डिफ्लेटर एक्चुअली क्या होता है? इट इज टू टेक आउट द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन फ्रॉम द नॉमिनल जीडीपी. तो अगर इसका फॉर्मूला मैं आपको बताऊं, रियल जीडीपी इज नॉमिनल जीडीपी बाई रियल जीडीपी इनटू 100. ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, नॉमिनल जीडीपी इज 3,000, तो 3,000 बाई 4,700 इंटू 100. ओके, ये आपका आ जाएगा जीडीपी डिफ्लेटर. अगर इसकी कैलकुलेशन हम करते हैं, इट विल अराउंड कम टू, लेट्स कैलकुलेट इट क्विकली. क्या आ रहा है जीडीपी डिफ्लेटर हमारा?
3000 divided by 4700 into 100, so it is coming to, you see, 63.83%. okay, so it is actually 63.83 GDP deflator if the GDP deflator is less than 100. ठीक है, यहाँ पर बेस ईयर का GDP deflator हमेशा 100 होता है, बिकॉज बेस ईयर के अंदर नॉमिनल और रियल GDP आपका सेम होगा. तो बेस ईयर के अंदर द GDP deflator, ओके, दिस इज एक्चुअली द GDP deflator. GDP deflator, if it's always 100 in the base year. If it is less than 100 in any year, that means the prices have fallen. As you can see, nominal GDP 3000 hai and real GDP 4700 crores hai. That means the prices have fallen in the current year compared to the base year. तो ये जो comment करना था, इसमें हमको यही comment करना है that the prices have fallen in the current year compared to the base year. okay, चलो ये question हो गया. अगला सवाल देखते हैं. Differentiate excess demand and deficient demand. Again, this is a new introduction. ये भी आपका जो है, although concept आपने मे बी आपको पता होगा, बट एग्जैक्ट ये जो टर्मिनोलॉजी है, द excess demand and deficient demand, these are new introductions in the ICAI study mat. What is excess demand? Excess demand is a situation wherein the aggregate demand in the economy, okay, aggregate demand is higher than the output at the full employment level, that is the aggregate supply. तो जब AD is greater than AS, but you cannot say AS, aggregate supply, आपको कहना है output at the full employment level. In that situation, since aggregate demand is more, that means there is a situation of excess demand. अब जब excess demand होगा तो prices definitely would rise in the economy because demand is higher, तो price would rise of course. Now in that case, if prices are rising, there would be an inflationary gap in the economy. okay, again अगर deficient demand की मैं बात करूँ, the aggregate demand is less than the output at the full employment level, which causes a deflationary gap or a recessionary gap in the economy. तो इस तरह से आपको ये लिखना है. अभी हम एकदम शॉर्ट में, क्रिस्प में सिर्फ पॉइंट्स डिस्कस कर रहे हैं, एंड देन यू कैन एक्सपैंड योर आंसर एंड एक्सप्लेन अकॉर्डिंगली. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सप्लेन, कैलकुलेट नेशनल इनकम बाई expenditure method and income method with the help of following data. So guys, whenever you are attempting any paper, ठीक है, एक छोटा सा टिप मैं दे रही हूँ, आप पूरे क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ो, बिकॉज देयर माइट बी अ केस जैसे इस क्वेश्चन में है, आपको एक्सपेंडिचर मेथड से भी निकालना है, इनकम मेथड से भी निकालना है. सो बोथ द मेथड्स नीड टू बी यूज. 2 बार आपको कैलकुलेट करना है नेशनल इनकम. सिमिलरली आपने पहले क्वेश्चन में भी देखा कि आपको जीडीपी डिफ्लेटर कैलकुलेट करके लेवल ऑफ प्राइसेस पे कमेंट भी करना था. सो इफ यू मिस आउट एनी पार्ट, यू लूज मार्क्स. सो जस्ट गिव a few seconds more when reading the question and read the question complete. Don't just get excited by reading the first part कि हमें आता है. पूरे क्वेश्चन को एंड तक पढ़िए so that we do not just lose marks for carelessness. चलो, अभी हमें एक्सपेंडिचर मेथड यूज करना है, एंड देन वी हैव टू ऑल्सो यूज द इनकम मेथड. तो एक्सपेंडिचर मेथड से हमें अगर जीडीपी कैलकुलेट करना होता है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, तो हम कहते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस योर नेट एक्सपोर्ट्स. ठीक है, बट योर नेशनल इनकम इज एनएनपी एट एफसी, एनएनपी एट एफसी. तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस जो हम निकालेंगे, ठीक है, उसके अंदर में हमें डेप्रिसिएशन को लेस करना पड़ेगा. बिकॉज गाइज, अगर आपने क्लास करी है हमारी तो आपको पता होगा हम एक एक लेटर को कंपेयर करते हैं. हमें बनाना है जी को एन बनाने के लिए डेप्रिसिएशन माइनस करना है. हमें बनाना है डोमेस्टिक को नेशनल, तो हमें क्या करना पड़ेगा मैम, एनएफआईए को ऐड कर दो. ओके, अब हमें मार्केट प्राइस को बनाना है फैक्टर कॉस्ट. मार्केट प्राइस में से जब हम नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, इसको हम लेस कर देते हैं, we get the net national product at factor cost, which is your national income. ठीक है, अभी डेटा देखते हैं. डेटा में अपने पास ये सब है क्या. सी मतलब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दिस इज सी, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सी. आई मतलब हो गया आपका कैपिटल फॉर्मेशन. ठीक है, इन्वेस्टमेंट को हम कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं. यहाँ पर हम क्या लेंगे, हम यहाँ पर लेंगे नेट ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन माइनस योर, अभी हम ग्रॉस पे निकाल रहे हैं तो हमें डेप्रिसिएशन को ऐड करना पड़ेगा, राइट. तो यहाँ पर हमें जो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, दिस इज द
नेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। नेट इन्वेस्टमेंट में जब आप डेप्रिसिएशन, दैट इज कंजम्पशन ऑफ फाइनल कैपिटल, इसको हम डेप्रिसिएशन भी कहते हैं, इसको ऐड कर देंगे तो आपको ग्रॉस मिल जाएगा। तो जब हम जीडीपी निकालेंगे तो हमें डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा बिकॉज दैट इज कैलकुलेटेड एट द ग्रॉस वैल्यू। नेक्स्ट स्टेप में आपको अगेन एनएनपी एट एफसी आप निकालोगे तो आपको इसी डेप्रिसिएशन को लेस करना है, ठीक है। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जी भी हमें दिया हुआ है, तो सी प्लस आई प्लस जी हो गया। अब एक्स माइनस एम दैट मीन्स नेट एक्सपोर्ट की वैल्यू भी आपको दी गई है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, क्या ये दिया है? यस मैम, NFIA इज ऑल्सो गिवन। इसको अपने क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मतलब क्या हो गया? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, बट यहाँ पर हमें डायरेक्टली NIT दिया हुआ है तो इसको अपने कर देंगे लेस फ्रॉम द फिगर ऑफ एट मार्केट प्राइस। अकॉर्डिंगली वी गेट द नेट नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट, NNP एट फैक्टर कॉस्ट फॉलोइंग द एक्सपेंडिचर मेथड। नाउ इफ वी फॉलो द इनकम मेथड, ठीक है, इनकम मेथड में अगर हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालते हैं तो वो क्या होता है? कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस योर ऑपरेटिंग सरप्लस यानी कि रेंट इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस द मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, राइट। तो ये कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज हमें यहाँ पर दिया हुआ है, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ओके, वी हैव द प्रॉफिट, रेंट एंड इंटरेस्ट, इसको ऐड करने से दिस plus this we get the operating surplus and we also have the mixed income of self employed। इससे हमें क्या मिलेगा? net domestic product at factor cost। why at factor cost? एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको याद दिला देती हूँ। इसको फैक्टर कॉस्ट क्यों बोल रहे हैं यहाँ पर हम? मैम इसको फैक्टर कॉस्ट इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज दीज आर द पेमेंट्स दैट हैव बीन मेड टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम जो भी पेमेंट करते हैं उसको अपने फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। यहाँ पर मार्केट प्राइस का कोई भी लिंक नहीं है। अगेन अब हमें जब यहाँ पर निकालना है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, NNP एट FC बिकॉज दैट इज नेशनल इनकम, तो हम क्या करेंगे? NDP एट फैक्टर कॉस्ट के अंदर हमें D को बनाना है N, मतलब हम NFIA को ऐड कर देंगे, सिंपल। तो वी compute the national income using the expenditure method and the income method। all right, चलो अगला सवाल देखो। illustrate with an example the redistribution effect of a tax and transfer policy। कौन से चैप्टर से क्वेश्चन है? मैम फिस्कल फंक्शन से क्वेश्चन है। गवर्नमेंट के 3 फंक्शन होते हैं। कौन कौन से 3 फंक्शन? एलोकेशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टेबलाइजेशन फंक्शन। In case of redistribution function, what does the government do? What is the objective of the government? To reduce the inequality in the economy between the low income households and the high income households. So in case of a tax and transfer policy, what will the government do? The government will follow a progressive system of taxation। Guys, इकोनॉमिक्स में मार्क्स अगर आपको स्कोर करने हैं तो आपको ये कीवर्ड्स जो है अपने आंसर में यूज करने होंगे, देन यू कैन एक्सप्लेन इट ऑन योर ओन। बट ये कीवर्ड्स अगर नहीं होगा, जैसे रिडक्शन इन इनइक्वालिटी, ठीक है, लो इनकम हाउसहोल्ड से हाई इनकम हाउसहोल्ड में इनइक्वालिटी रिड्यूस करना, प्रोग्रेसिव सिस्टम ऑफ टैक्सेशन शुड बी फॉलोड। द गवर्नमेंट विल टैक्स द हाई इनकम हाउसहोल्ड्स and will use that fund to subsidize the basic needs of the low income households. So it can transfer the funds from the high income household to the low income household by following a tax and transfer policy, progressive system of taxation. High income people pay more taxes, low income people will pay less taxes and will also receive subsidy। किस तरह से सब्सिडीज दी जा सकती है? फॉर एग्जाम्पल पब्लिक सर्विसेज हो गए, ठीक है, सैनिटेशन, बेसिक जो गुड्स हो गए, बेसिक गुड्स नेसेसिटीज हो गए, हाउसिंग, राशन, ठीक है, उसके बाद में एजुकेशन हो गया, वाटर फैसिलिटी हो गई, गैस फैसिलिटी, ऑल दीज कैन बी सब्सिडाइज टू द लो इनकम हाउस। इस तरह से गवर्नमेंट विल रिड्यूस द इनइक्वालिटी इन द इकोनॉमी। तो एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है? एग्जाम्पल आपको देना है कि प्रोग्रेसिव सिस्टम ऑफ टैक्सेशन फॉलो होगा, उस फंड को यूज किया जाएगा टू सब्सिडाइज व्हाट टू सब्सिडाइज एजुकेशन, हाउसिंग, राशन, बेसिक गुड्स एंड नेसेसिटीज एटसेट्रा। ठीक है, चलो अगला सवाल है, डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्शन बिटवीन प्राइवेट कॉस्ट एंड सोशल कॉस्ट। नाउ another very important thing is you need to understand the question।
जो स्टूडेंट इसको ठीक से समझा नहीं वो क्या लिखेगा, दैट स्टूडेंट विल राइट द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कॉस्ट एंड सोशल कॉस्ट. ऑफ कोर्स वी नीड टू एक्सप्लेन दैट, बट अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज क्वेश्चन एक्चुअली पूछा है इस डिस्टिंग्विशिंग का इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाई डज इट नीड्स टू बी डिस्टिंग्विश्ड. सबसे पहले हमें बताना व्हाट इज प्राइवेट कॉस्ट, व्हाट इज सोशल. So private cost is the total cost of production which is borne by the producer. It comprises the total cost of factors of production that is directly to be borne by the producer of goods and services. On the other hand, social cost क्या होते हैं? It is the total cost of production to the society. It includes private cost and also the cost of externalities which is to be borne by the society. So private cost plus the external cost is equal to social cost. ये हमने explain कर दिया. Now coming to the importance, why this differentiation is required. This differentiation, ma'am, it is required because if the producers and consumers, that means they are the two parts of a transaction, two individuals who are getting involved in a transaction, they will always consider private cost, they will never consider social cost. So if social cost is not considered by the private consumers and the producers, it would lead to overproduction of those goods which cause negative externalities, which impose negative externalities to the society, and it would lead to market failure. तो दो keywords यहाँ पर मैंने क्या बताया आपको, overproduction होगा. ओवर प्रोडक्शन कौन से गुड्स एंड सर्विसेज का, जो नेगेटिव एक्सटर्नलिटी पोज करेगा, बिकॉज उसका कॉस्ट तो प्राइवेट को बेयर नहीं करना है ना, प्राइवेट इंडिविजुअल को भी नहीं बेयर करना है, प्राइवेट प्रोड्यूसर को भी नहीं बेयर करना है, उसका कॉस्ट सोसाइटी को बेयर करना है. तो वो ओवर प्रोड्यूस करेंगे एंड दैट वुड कॉज मार्केट फेलियर. So in order to tackle this situation, in order to internalize the cost of externality into the price, social cost are being computed. ये हो गया आपका इंपॉर्टेंस. तो इस तरह से क्वेश्चन को पढ़ने पे बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना है. मैंने ऑडिट का भी जो आरटीपी डिस्कस किया गाइज, अगर आपने नहीं देखा है, एंड इफ यू आर गिविंग योर ऑल द सब्जेक्ट्स इन ग्रुप 2, आप ज़रूर से ऑडिट का आरटीपी एनालिसिस भी देखो, बिकॉज वहाँ पर आपको एक बहुत अच्छी इंसाइट मिलेगी ऑन हाउ टू रीड क्वेश्चन. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, चलो अगला सवाल. डिस्क्राइब डायरेक्ट गवर्नमेंट एक्शंस टू सॉल्व नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज. तो यहाँ पे गवर्नमेंट के दो एक्शंस हो सकते हैं. एक हो सकता है डायरेक्ट कंट्रोल्स, दूसरा हो सकता है मार्केट बेस्ड पॉलिसीज. मार्केट बेस्ड पॉलिसीज विच आइदर प्रोवाइड इंसेंटिव्स टू द producers to reduce the production of those goods which pose negative externality, or it levies a charge on them. ठीक है, तो डायरेक्ट कंट्रोल्स में क्या हो सकता है, जैसे लिमिटिंग एमिशंस हो सकता है, या फिर एडवर्टाइजिंग अगेंस्ट द यूज ऑफ दोज गुड्स विच इम्पोज और विच पोज अ नेगेटिव एक्सटर्नलिटी अगेंस्ट यूज. ठीक है, कुछ स्ट्रिंजेंट रूल्स रेगुलेशंस हो सकते हैं, लॉज रेगुलेशंस बनाए जा सकते हैं, लाइसेंसिंग हो सकती है. दीज आर डायरेक्ट कंट्रोल्स. ठीक है, कोई ऐसा स्पेशल बॉडी बनाया जा सकता है विच विल लेवी अ चार्ज ऑन पीपल हु आर वायलेटिंग दीज रूल्स रेगुलेशंस. मार्केट बेस्ड पॉलिसी में जैसे कैप एंड ट्रेड हो सकता है. कैप एंड ट्रेड इतना पोल्यूशन किया, इतना पोल्यूशन का कैपिंग है, अगर आपने इससे कम किया, यू कैन सेल दैट ट्रेडेबल परमिट टू समवन एल्स एंड देन यू कैन अर्न इनकम फ्रॉम द सेम. सो कैप एंड ट्रेड भी हो सकता है. टैक्सेस हो सकता है, पोल्यूशन टैक्सेस. सो दीज आर मार्केट बेस्ड पॉलिसी. तो इस तरह से आपको दोनों लिखने हैं, डायरेक्ट कंट्रोल्स ऑल्सो एंड मार्केट बेस्ड पॉलिसी. नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एन इकोनॉमी विद द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन, कंजम्पशन दिया है C इज इक्वल टू 50 प्लस 0.75 YD. YD क्या होता है, YD इज डिस्पोजेबल इनकम. इन्वेस्टमेंट दिया है I इज इक्वल टू 100, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर G इज इक्वल टू 200, ट्रांसफर पेमेंट्स दिया है 110, इनकम टैक्सेस 0.2Y. कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम ऑफ इनकम एंड the value of expenditure multiplier. So at equilibrium y is equal to C plus I plus G plus X minus M. ठीक है, यहाँ पर C जो दिया है वो in terms of YD है, तो आपका जो C दिया है that is given as 50 plus
0.75 YD is equal to 50 plus 0.75 YD. YD को हम क्या लिखेंगे? डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है? जो इनकम है माइनस टैक्सेस प्लस द ट्रांसफर पेमेंट्स, because transfer payment is not a part of national income but it is a part of personal income. तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ y माइनस टैक्सेस क्या है? 0.2y प्लस ट्रांसफर पेमेंट्स इज 110. तो इस पूरी चीज को हम सब्सटीट्यूट कर देंगे ओवर हियर. 0.75 के ब्रैकेट में आ जाएगा दिस y minus 0.2y, that is 0.8y plus 110, and then you compute the equilibrium by substituting the values over here. We get the national equilibrium level of income from here, and value of expenditure multiplier. Expenditure multiplier क्या होते हैं? जिस तरह से investment multiplier क्या होते हैं? 1 by 1 minus b, उसी तरह से expenditure multiplier is also 1 by 1 minus b, where b is the marginal propensity to consume. ठीक है, तो जब हम c का फंक्शन यहाँ पर लिखेंगे, c इज इक्वल टू 50 प्लस 0.75 इंटू 0.8y माइनस 110. तो यहाँ पर हमें मिलेगा 50 प्लस 0.75 इंटू 0.8. ठीक है, हमें यहाँ पर क्या करना है? 0.75 इंटू 0.8, वी गेट 0.6. ठीक है, दैट इज 0.6y माइनस 110 इंटू वट एवर यू गेट. ठीक है, तो उस तरह से आपको c एक फंक्शन मिल जाएगा a प्लस बी वाई. सो b आपका ये माना जाएगा 0.6. इस तरह से आपको 1 by 1 माइनस b यहाँ पर कंप्यूट कर लेना है. ठीक है, यू सी यहाँ पर b आपका 0.6 आ गया. तो दिस इज वन थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड कि आप b यहाँ पर 0.75 ना लें, आपको b लेना होगा जो आप कंजम्पशन फंक्शन को फाइनली कैलकुलेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ y एंड नॉट yd. चलो अगला क्वेश्चन देखो. कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ मनी व्हेन. वेलोसिटी ऑफ मनी कैलकुलेट करना है. क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, रिमेंबर mv इज इक्वल टू pt. सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. तो v क्या हो जाएगा? v इज इक्वल टू p इंटू टी बाई एम, वेयर p इज द प्राइस दैट इज गिवन, t इज द ट्रांजैक्शंस, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन, m इज द मनी सप्लाई दैट इज 5000 बिलियन. तो आपको v मिल जाएगा यहाँ पर 4.4. Now what will be the outcome if volume of transactions increases to 225? इसी में आप t को सब्सटीट्यूट कर दो to 225, you will get the new velocity. ठीक है, तो दो चीजें कैलकुलेट करनी है यहाँ पर. पहला तो वेलोसिटी ऑफ मनी इधर, एंड देन व्हेन द वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन इंक्रीजेस टू 225, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम. अगला सवाल, assess the role of bank rate as an instrument of monetary policy. Bank rate आपको पता है, it has now been aligned to the MSF, that is the marginal standing facility. So as and when the marginal standing facility is changing, the bank rate would also change. और बैंक रेट का अब यूज क्या है? इट इज ओनली यूज टू कैलकुलेट द पेनल्टी इफ द कमर्शियल बैंक्स आर नॉट बीइंग एबल टू फुलफिल द CRR रिक्वायरमेंट्स. तो उनके ऊपर क्या पेनल्टी लगेगी, उसके लिए आपको बैंक रेट यूज की जाती है. ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लिक्विडिटी ट्रैप. एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, लिक्विडिटी ट्रैप मतलब क्या? द डिमांड फॉर बॉन्ड्स इज डिक्रीजिंग टू अ वेरी हाई एक्सटेंट एंड पीपल आर प्रेफरिंग टू होल्ड कैश. लिक्विड फॉर्म में लोग फंस गए हैं लिक्विडिटी ट्रैप में. सो द डिमांड फॉर मनी इज इंक्रीजिंग. ठीक है, and the demand for bonds is decreasing. Why? Because people are expecting that the interest rate in future will rise. If interest rate in future will rise, what would happen to the bond prices? Bond prices would fall. देखो ये सब चीजें आपको कॉन्सेप्ट से क्लियर करनी है कि आपको याद है या नहीं. एक बार रिकैप करा रही हूं मैं. अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो बॉन्ड प्राइस कम होगा. अगर बॉन्ड प्राइस कम होता है फ्यूचर में जाके, पीपल आर एक्सपेक्टिंग दैट फ्यूचर इंटरेस्ट रेट वुड राइज, बॉन्ड प्राइसेस वुड फॉल. अगर वो आज बॉन्ड्स खरीद के रख लेते हैं तो क्या होगा? दे विल हैव टू फेस कैपिटल लॉसेस. दे विल हैव टू फेस कैपिटल लॉसेस बिकॉज बॉन्ड प्राइसेस वुड फॉल. एंड इफ दे सेव कैश नाउ एंड दे इन्वेस्ट इन फ्यूचर, उनको कम प्राइस पे बॉन्ड्स मिल जाएंगे. सो व्हाट इज हैपनिंग इज पीपल आर फेसिंग और एक्सपीरियंसिंग अ हेवी डिमांड फॉर लिक्विड कैश इंस्टेड ऑफ बॉन्ड्स. इस तरह से आपको एक्सप्लेन करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन परचेजिंग पावर ऑफ मनी and the general price level. So they are very closely interrelated.
योर परचेजिंग पावर इज द इनवर्स ऑफ जनरल प्राइस लेवल. अगर प्राइस लेवल बहुत हाई होगा तो परचेजिंग पावर वुड बी लो. ठीक है. अगला सवाल, व्हाई डू पीपल डिमांड मनी फॉर प्रिकॉशनरी मोटिव? टू मीट द अनसर्टेनिटीज इन द कंटिजेंसीज ऑफ फ्यूचर, the people want to keep certain amount of money for the precautionary purpose, कि आगे जाके कोई unforeseen circumstance आ जाए, so they have certain amount of money in hand in the form of liquid cash so that can be used. So basically uncertainties and contingencies के effect को meet करने के लिए. Next question, how real GDP is better measure of economic well-being, explain. तो real GDP क्या होता है? Real GDP is GDP which is calculated at constant prices. That means if I want to calculate real GDP, आपको example से समझाना होगा यहाँ पर. If real GDP is to be calculated, ठीक है, मैं यहाँ लिख रही हूँ, say real GDP of 2020-21, if it is to be calculated, what we do? We multiply the quantity of goods produced in the year 2020-21 into the prices of a base year. Say for example, base year is 2011-12. So prices of base year, that means the prices are constant. If we calculate GDP at constant prices using the price of base year, that is known as real GDP. इससे क्या हो रहा है? जो भी प्राइस में चेंज हुआ फ्रॉम द ईयर 11-12 टू 2021, उसको हमने इग्नोर कर दिया. दैट मीन्स इट इज एन इन्फ्लेशन एडजस्टेड मेजर. सो इफ देयर इज एनी इंक्रीज between the GDP of 11-12 and 2021, it is only because of increase in the quantity produced in 2021. So it is a better measure of economic well-being because any change in the real GDP is due to change in quantity of output, not due to change in prices, because the effect of inflation is being adjusted in real GDP. Like this you have to explain. Next question. Explain briefly the new trade theory and its importance. New trade theory क्या कहता है? New trade theory कहता है कि दो इकोनॉमीज, ठीक है, आपस में इंटरनेशनल ट्रेड क्यों कर रहे हैं, इवन इन सिमिलर गुड्स एंड सर्विसेज. फॉर एग्जाम्पल, cars in India, we produce cars in India, but we also import cars from other countries. So although we can produce cars in India, why are we importing it from the other countries? This is explained by the new trade theory, that why international economies are engaging in trade among themselves in similar goods and services. इसका importance क्या है? It explains the importance in two cases. Number one is economies of scale, second one is the network effects. Economies of scale यानी मैं इंडिया में कुछ प्रोड्यूस कर सकती हूँ, ठीक है. If I am producing that on large scale, average cost of production would go down. If average cost of production can go down, I can meet the domestic needs also and I can export the surplus also. So to enjoy the economies of scale, people are engaging in international trade. Economies are engaging in international trade. Similarly, network effects. If you remember bandwagon effect, WhatsApp एक कंट्री में यूज हो रहा है, तो इंडिया में भी हम चाह रहे हैं कि हम WhatsApp को यूज करें, राइट? सो बिकॉज ऑफ द नेटवर्क इफेक्ट्स, इंटरनेशनल ट्रेड इज टेकिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब डिफरेंट टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड एंड देयर इफेक्ट्स ऑन ट्रेड. टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड क्या है? दीज आर बेसिकली some technical standards or regulations with regard to goods. For example, the size, with regard to the size of the the size, the design, the dimension of products, the marking, labeling, इस तरह की चीज़ों के लिए if there are standards which have been mentioned. For example, आपके कुछ ऑर्गेनिक लेबलिंग हो सकती है, इको लेबलिंग ज़रूरी है. वही गुड्स इम्पोर्ट होंगे जिनके अंदर इको लेबलिंग है, मार्किंग है, फूड लॉज को कंप्लाई कर रहे हैं, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स जो हैं. ऑल दीज आर एग्जाम्पल ऑफ टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड. अदर दैन सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स विच आर रिलेटिंग टू योर हाइजीन, उसके अलावा जो बैरियर्स है, टेक्निकल स्टैंडर्ड्स जो हैं, वो आपके टीबीटी में आ जाते हैं. इसका इफेक्ट क्या होगा ट्रेड के ऊपर? ट्रेड के ऊपर उसका इफेक्ट ये होगा कि ऑल दोज प्रोडक्ट्स विच आर नॉट मीटिंग द टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड कैन नॉट बी इम्पोर्टेड इन द कंट्री. हेंस
those goods and services which are meeting these criteria can only be imported. तो एक quality ensure होगी कि good quality products are only imported, so the domestic consumers can be protected in that way. Again, say for example, because of some slight reason the goods are not meeting the technical standards, they will be stopped from being imported. इससे क्या होगा, international trade में कहीं ना कहीं restriction आ जाएगा. So it will not ensure free flow of goods and services. It acts as a barrier to. Next question is explain export duties. Export duty क्या? It is a tax which is levied. It is a duty which is levied on the exports. इससे क्या होगा, export prices would rise. अगर export prices would rise, demand for export in the other country may fall, and hence domestic territory में जो है वो ज़्यादा goods and services हो, domestic territory में जो है exported जो goods है उसका price कम हो, and hence demand would rise. Next question, what is arbitrage? What is the outcome of arbitrage? Arbitrage क्या होता है? Making of riskless profit by exploiting the difference in the exchange rate between two different markets. तो आर्बिट्राज को स्टॉप करने के लिए ये इंश्योर करना होता है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है बिटवीन टू डिफरेंट प्लेसेस इन टू डिफरेंट मार्केट्स इट शुड बी सेम. अदरवाइज मैं क्या करूंगी, जहां पर रेट कम है फॉरेन एक्सचेंज का वहां से बाई करके आई विल सेल इन दैट मार्केट वेयर द रेट ऑफ फॉरेन करेंसी इज हाई, फॉरेन एक्सचेंज रेट इज हाई, एंड देन आई विल मेक रिस्कलेस प्रॉफिट. सेम चीज यहाँ पे कम में खरीदा, यहाँ पे कम ज्यादा में बेच दिया, तो रिस्कलेस प्रॉफिट है, राइट. लास्ट क्वेश्चन, mention the types of transactions in the forex market. forex market में जनरली दो टाइप की ट्रांजैक्शन होती है, एक स्पॉट ट्रांजैक्शन होती है, एक फ्यूचर फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन होती है. स्पॉट ट्रांजैक्शन मीन्स द डिलीवरी ऑफ फॉरेन करेंसी इन द प्रेजेंट मार्केट, एंड फॉरवर्ड मतलब हो गया फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट टू डिलीवर द करेंसी इन द फ्यूचर डेट. प्राइस इज बीइंग फिक्स्ड टुडे एट प्रेजेंट. क्लियर? So in this way I have discussed with you the entire RTP for your economics for finance May 21. I hope everything is clear और आपका within this half an hour आपका फटाफट से पूरा RTP revise हो गया है. If you have any doubts you can let me know in the comment section below. If you haven't watched audit RTP, I will also attach the link of that video at the end of this video. आप इस वीडियो को खत्म करके उसको ज़रूर से देखिए. If you are giving your audit paper also, I am assuring you it will definitely add some value to your preparation, और आपको एक एज मिलेगा, एक कॉन्फिडेंस मिलेगा कि ओके जिस तरह के क्वेश्चंस हमने पढ़े हैं वैसे ही एग्जाम में आ रहे हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइज, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज मैं बहुत वेरी सून आई एम गोइंग टू अपलोड मोर वीडियोज ऑन द चेंजेस that have been made in your economics study material for the May 21 exam. आपको उनको ज़रूर से देखना है, because we have seen RTP में भी इंस्टीट्यूट जो नए एडिशंस हुए उनसे क्वेश्चन पूछ रही है, तो एग्जाम में भी वहाँ से क्वेश्चन आने का बहुत प्रोबेबिलिटी है. एंड आई नो एज अ स्टूडेंट आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा कि आप एक एक पेज को स्कैन करो कि कहाँ क्या चेंज है, तो ये जिम्मा मैंने ले लिया है. मैं आपके लिए सारे चेंजेस जो है इंपॉर्टेंट चेंजेस उनको कवर करने वाली हूँ. वीडियोस, नोट्स सब कुछ आपको यूट्यूब पर मिलेगा. बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को हिट करना है, सो दैट यू गेट नोटिफाइड व्हेन आई पोस्ट दोज अपडेट्स. ऑल राइट, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स. गॉड ब्लेस यू.